इसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। अब पहले तो हम एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करके देखेंगे और फिर इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करके देखेंगे। हमको दो कैलकुलेशन करनी है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बार मैग्नेट के लिए। एक तो उसकी एक्सियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक इक्वेटोरियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहला जो डेरिवेशन है वो है ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब किसी भी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ये कोई बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं स्मॉल m, और मान लेते हैं कि जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट ये P है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। और ये कहाँ पे है, तो ये इस बार मैग्नेट के सेंटर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर है। कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस के ऊपर है, ऐसा मान लिया हमने। ये जो बार मैग्नेट है इसके दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लिखते हैं, 2l लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गई टोटल 2l। और किसी भी बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताने वाली टर्म कौन सी होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। और इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाती है, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। किधर होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इतनी बात हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, हमको P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। अब हमको ये तो पता है कि किसी बार मैग्नेट के किसी एक पोल से r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। r क्या होता है, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। जैसे कोई भी बार मैग्नेट है उसके किसी एक पोल से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। m उस पोल की स्ट्रेंथ होगी, r उस पोल से पॉइंट की डिस्टेंस होगी। तो ये वाला फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। अगर हमें इस P पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस बार मैग्नेट की वजह से, तो हम एक काम करेंगे, हम दोनों पोल्स की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पहले तो, और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। पहले तो ये बताओ कि ये जो साउथ पोल है ये इस पॉइंट से कितना दूर है। ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक r है और ये हाफ डिस्टेंस कितनी है, l। तो साउथ पोल P पॉइंट से कितना दूर हुआ, r प्लस l डिस्टेंस पे। तो इस साउथ पोल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं B1 लिख देता हूँ। तो वो B1 कितना होगा, तो डिस्टेंस r प्लस l लेनी है और पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है। तो फॉर्मूला लगाओ, इस वाले फॉर्मूले को चिपकाना है। तो बताओ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। और ये कौन से वाले पोल का मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल का। अच्छा, साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इनवर्ड, साउथ पोल की तरफ लेनी होती है, और नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर की तरफ लेनी है। तो वो जो साउथ पोल है उसकी तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 हमने कैलकुलेट किया है ड्यू टू दिस साउथ पोल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ होगी। साउथ पोल की तरफ लेनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल के लिए बाहर की तरफ लेनी है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब हम इस नॉर्थ पोल को देखते हैं। ये जो नॉर्थ पोल है ये P पॉइंट से कितना दूर है बताओ। तो ये दूरी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी r है, ये वाली दूरी l है। r में से l को माइनस कर दोगे तो ये दूरी आ जाएगी जो कि होगी r माइनस l के बराबर। तो ये जो नॉर्थ पोल है इसकी वजह से P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये दोनों पोल्स का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। जो नॉर्थ पोल है उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ लेना होता है, आउटवर्ड, है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस तरीके से बाहर की तरफ आएगा। क्या नाम होगा इसका, B2। जैसे पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 है और ये नॉर्थ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसको नाम दे दिया B2। क्लियर एकदम, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनमें से ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है, तो ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ पोल के ज्यादा पास है,
साउथ पोल से दूर है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से पोल का ज्यादा होगा, नॉर्थ पोल का ज्यादा होगा। नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B2 हमने नाम दिया है, तो B2 माइनस B1 करना पड़ेगा, या फॉर्मूला को देख के भी आप बता सकते हो इजीली। इसमें R प्लस एल आ रहा है, इसमें R माइनस एल आ रहा है, अपॉन में अगर वैल्यू छोटी है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा, मतलब B2 ज्यादा होगा B1 से। बाकी चीजें तो कॉमन ही है, देखो यहाँ पे R प्लस एल है मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये R माइनस एल है मतलब इसके कंपैरिजन में ये छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे B2 क्या होगा, B2 ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, B1 की कंपैरिजन में। ये इसको फॉर्मूले को देख के पता चल रहा है, या वैसे भी बता सकते हो। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m ये आ गया कॉमन, तो ये बना 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, एलसीएम कितना लेना है, R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। एक चीज बताओ, जब R प्लस एल के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसमें क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, बीच में माइनस का सिंबल है, तो R स्क्वायर एल स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, इसका 2RL बचेगा, और इसका जो माइनस 2RL है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके वो भी प्लस 2RL बन गया, तो टोटल कितना हो गया, 4RL हो गया। उस 4RL को मैं 2 इंटू 2RL ये लिख देता हूं। उस 4RL को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 2RL। एक ही बात है, इसका रीजन बताऊंगा अभी, एक बार लिख दो इसको ऐसे, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करना है, ये देखो R माइनस एल का स्क्वायर है, ये R प्लस एल का स्क्वायर है, एक बार कॉमन स्क्वायर कर देंगे इसका, लेकिन R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ये तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है, और इसका होल स्क्वायर कर दो फिर, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है। आया समझ में ये, ठीक है। अच्छा, हमने इसको 2 इंटू 2RL क्यों लिखा है, इसको समझो। हमको पता है कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है और जो 2L है ना, दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लीकेशन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये देखो पोल स्ट्रेंथ m लिखा हुआ है, और ये 2 इंटू एल, इसको अपन अलग कर लेते हैं, तो m इंटू 2L को मिला के आप क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बोल सकते हो, कैपिटल M। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M इंटू 2R बचेगा फिर ऊपर तो, और नीचे आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। एक चीज बताओ कि यहाँ पे R की कंपैरिजन में क्या L बहुत छोटा होगा, डायग्राम से पता चल रहा है कि ये तो डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो R की कंपैरिजन में L क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर L बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब ये है कि L को हम R की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब R स्क्वायर के कंपैरिजन में अगर L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, R स्क्वायर पावर 2, है ना। हमने ये मानते हुए कि जो R है वो काफी बड़ा है L के कंपैरिजन में, हमने क्या किया, L को नेग्लेक्ट कर दिया, तो L को हटाने से R स्क्वायर पावर 2 यानी कि R पावर 4 बन गया, ठीक है। अब देखो ऊपर एक R कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब आएगा। तो ये आ गया अपने पास में एक्सियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एक चीज बताओ कि इस पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो इन दोनों में से जो ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, B2, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B2 की डायरेक्शन में आना चाहिए। साथ में एक चीज और नोटिस करो कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है। इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस m के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा देना है। जो m की डायरेक्शन होगी वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करनी है ऑन द
एक्सियल लाइन। तो किसी भी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट दे रखा हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m अपॉन r क्यूब। और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया जाता है। आया समझ में, कोई भी डाउट, क्लियर एकदम, बोलो सन्नाटो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। किसी भी बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किया हुआ है और मान लो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये बार मैग्नेट का सेंटर मान लेते हैं। जो बार मैग्नेट है उसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होती है। मान लो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, तो नॉर्थ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्मॉल m के बराबर होगी। दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो टोटल कितना होता है 2l। तो हाफ डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो ये हाफ हाफ डिस्टेंस करके मैं लिख रहा हूं इसको। तो ये हाफ डिस्टेंस l है, बाकी की हाफ डिस्टेंस भी क्या होगी, l के बराबर होगी। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है दोनों पोल्स की उस पॉइंट से डिस्टेंस पता करेंगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे l, ये वाली डिस्टेंस कितनी है r। तो देखो अगर मैं इस साउथ पोल को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं इस तरीके से, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे। और अगर ये डिस्टेंस l है ये r है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है उसकी अगर डिस्टेंस पता करेंगे इस पॉइंट से तो ये डिस्टेंस भी सेम ही आएगी। कितनी आएगी ये डिस्टेंस बताओ, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सिंपल। यहाँ पे एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों पोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ये वाली डिस्टेंस बराबर है और इन दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पोल्स से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट के ऊपर वो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए। ये जो साउथ पोल है ये जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल भी इस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा होगा। कैसे पता चला, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस बात पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ कितनी है और दूसरी चीज पॉइंट की उस पोल से डिस्टेंस कितनी है। आप देख रहे हो कि ये जो साउथ पोल है इससे ये पॉइंट कितना दूर है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस वाले नॉर्थ पोल से ये पॉइंट कितना दूर है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। डिस्टेंस बराबर है। इस पोल की स्ट्रेंथ भी स्मॉल m है, इस पोल की स्ट्रेंथ भी स्मॉल m है। तो अगर पोल स्ट्रेंथ बराबर है तो दोनों पोल्स इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड मैं B1 मान लेता हूं और नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B2 मान लेता हूं। तो ये जो B1 और B2 है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कितना होगा इनका मैग्नीट्यूड, तो कोई भी मैग्नेट हो उसके पोल से r डिस्टेंस के ऊपर, उसके किसी एक पोल से r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन r स्क्वायर। r मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल कितनी है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा इसमें। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों पोल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर है और दोनों पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा। अब इसकी डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, B1 कौन सी डायरेक्शन में और B2 कौन सी डायरेक्शन में। साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर उसको हमने B1 बोला है, और साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, साउथ पोल की तरफ होता है। तो इस साउथ पोल की तरफ हम B1 की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम मान लेते हैं B1, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ पोल की तरफ है। जो नॉर्थ पोल है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्थ पोल से आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो B2 इधर होगा। तो B1 B2 की डायरेक्शन समझ में आई क्या?
साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लेना है, नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 है इसके कंपोनेंट्स करेंगे। अब देखो कंपोनेंट कैसे करने हैं, ध्यान से समझना। उसके लिए कुछ एंगल एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये है थीटा। अगर इधर थीटा एंगल बनेगा तो इधर वाला एंगल भी क्या माना जाएगा, थीटा के बराबर ही माना जाएगा, सिमेट्री की वजह से। ये थीटा है और यहाँ पे देखो एक जेड बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। अल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये बराबर होंगे। अच्छा, ये इधर ये थीटा है तो इधर भी एक जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, ये वाला। और इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, इसी के बराबर होगा, मतलब ये भी थीटा के बराबर होगा। आया समझ में ये। अब कंपोनेंट्स कैसे किए जाएंगे, तो कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा कॉस होता है, दूसरे वाला कंपोनेंट हमेशा साइन होता है। तो ये जो वेक्टर है B1, इसका थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है इधर, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, B1 कॉस थीटा। और दूसरे वाला जो कंपोनेंट आएगा इधर नीचे की तरफ, वो क्या होगा, B1 साइन थीटा। इसी तरीके से B2 के कंपोनेंट करो। B2 का इधर थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, B2 कॉस थीटा। इधर जो कंपोनेंट आएगा दूसरे वाला वो क्या आएगा, B2 साइन थीटा। अब डायग्राम देख के बताओ कि कौन से कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैग्नीट्यूड बराबर है, ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो B1 B2 बराबर ही है, तो B1 साइन थीटा की वैल्यू और ये जो B2 साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में बराबर आनी चाहिए। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कैंसिल, तो सिर्फ ये वाले दो मैग्नेटिक फील्ड बचेंगे। कौन कौन से, B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा। तो इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा के बराबर। और क्योंकि B1 B2 बराबर है इसलिए आप इसको 2B1 कॉस थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा B1 की जगह क्या पुट करेंगे, यहां से वैल्यू पुट करो। B1 की जगह पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, ये आ गया। और cos थीटा की जगह क्या पुट कर रहा है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के अंदर बेस कौन है, बेस ये वाला साइड होगा, है ना, और हाइपोटेनियस क्या है, ये वाली साइड होगी। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या है, एल है, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि cos थीटा की जगह लिखना है बेस यानी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये जो m इंटू 2l है इसको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M। किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो देखो ये रहा स्मॉल m, ये रहा 2, ये रहा l, तो इन सबको मिला के क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो अलग कर लो, इन तीनों को मिला के क्या बोल दो, कैपिटल M डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे बाहर लगा दिया गलती से स्क्वायर, ये अंदर लगाना है अपन को, थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं इसको, ये एल स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा है, इधर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इधर पावर 1 है, इधर 1/2 है, तो कितनी हो गई पावर, 3/2 हो गई। ये लो, तो ये अपने पास में आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन या थोड़ा फॉर्मूला है थोड़ा सिंपल हो जाए। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो आर डिस्टेंस है इसकी कंपैरिजन में जो एल है वो काफी छोटा है। ये माना जाएगा कि जो आर की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है एल की कंपैरिजन में। तो अगर आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप जो एल स्क्वायर वाली टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आर स्क्वायर की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एल स्क्वायर को हटा दो, इसको हटाओगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। पावर की पावर दे रखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा आर पावर 2 इंटू 3/2 यानी कि आर पावर 3। तो ये क्या आया आंसर,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये अपने पास में फाइनल आंसर आएगा। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर प्रोड्यूस होगा। बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, तो आप देखो कि यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट्स को आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इधर आना चाहिए। ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और आपको किसी भी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद होगी, क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इधर से इधर हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो देख के बताओ कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है या अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब है कि अगर आप इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और आगे एक माइनस का सिंबल और लगाना पड़ेगा। ये माइनस का सिंबल क्या शो करेगा, ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। एक्सियल लाइन के ऊपर तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आता है, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ऐसा नहीं है। किसी भी बार मैग्नेट की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर बातें। अच्छा, यहाँ पे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो किसी बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर बार मैग्नेट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, मतलब उससे हाफ आ रहा है। तो क्या रिलेशन बताओगे, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उनमें क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन होगा, एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टाइम्स होगा इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कंपैरिजन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। देख लो पूरा डेरिवेशन, किसी भी स्टेप में डाउट है, कंफ्यूजन है, पूछ लो, इतना ही है ये।